नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेंद्र तिवारी है और आप विस्तार न्यूज़ देख रहे हैं। विस्तार न्यूज़ हेल्थ कॉन्क्लेव 2025 का आगाज़ हमने मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से किया है और अब छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से 2025 हेल्थ कॉन्क्लेव की शुरुआत कर रहे हैं। मेरे साथ इस मंच पर हैं प्रदेश के ऊर्जावान स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल। श्याम बिहारी जायसवाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है विस्तार न्यूज़ के इस खास कार्यक्रम हेल्थ कॉन्क्लेव 2025 में। बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञानेंद्र जी और पूरे विस्तार न्यूज चैनल परिवार को और उपस्थित सभी हमारे गणमान्य डॉक्टर बंधुओं बहनों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि हेल्थ जैसे सेक्टर पर आपने एक मेगा कॉन्क्लेव रखा है। निश्चित रूप से ये छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर कहीं ना कहीं एक बड़ा कारगर पहल सिद्ध होगा। हमारी कोशिश ये है मंत्री जी, जैसा कि मैं भी बता भी रहा था, इसके तुरंत बाद इन लोगों ने मुझे बुला लिया। हमारी कोशिश ये है कि स्वास्थ्य जो है, चूंकि मंत्रालय आपके पास है, हमने देखा है 2000 से जब से छत्तीसगढ़ का जन्म हुआ है, स्वास्थ्य एक ऐसा सेक्टर है जो कांटों भरा ताज भी माना जाता है किसी भी मंत्री के लिए। किसी भी मतलब विभाग तो बहुत बड़ा है, लेकिन उम्मीदें बहुत है लोगों की। हर छोटे CSC PSC को भी लोग सोचते हैं कि ये अस्पताल सरकारी जैसा ना लगे। कुछ सरकारें ऐसी भी आई स्वास्थ्य मंत्री जी, जो कि मोहल्ला क्लिनिक बनाकर ये कह दिए कि देखिए हमने स्वास्थ्य सुविधाओं में और स्कूलों में बहुत शानदार काम किया है। अब चूंकि अभी आपको 1.5 साल ही हुआ है, छत्तीसगढ़ की जनता को कैसी स्वास्थ्य सुविधा देने का संकल्प आपकी सरकार और आपने लिया है? देखिए, समानता और नेचुरल रूप से भी स्वास्थ्य एक ऐसा विषय है कि छत्तीसगढ़ में अगर 3 करोड़ लोग हैं तो पूरे 3 के 3 करोड़ लोगों को, चाहे आज का जन्म लिया हुआ बच्चा हो या 100 साल के हमारे वरिष्ठ जन हो, सबको स्वास्थ्य की आवश्यकता पड़ती है। और आज का समय इतना फास्ट हो गया है, किसी के पास कोई टाइम नहीं है, न तो मेहमानी का टाइम है, न तो घर में समय देने का टाइम है, न परिवार के साथ टाइम है। और इस आपाधापी में हर कोई चाहता है कि मैं तुरंत ठीक हो जाऊं और तुरंत ठीक भी हूं और सारी व्यवस्थाएं अप टू डेट मिले। हम मानसिक रूप से उस स्तर पर चले गए हैं, लेकिन भौतिक रूप से यथार्थ में हमारी स्वास्थ्य सुविधाएं उस स्तर का भी नहीं पहुंचा है जिस स्तर के लोगों की उम्मीद है। लेकिन हम केवल ये सोचकर छोड़ दें कि क्या करें, कैसा करें, इतना बड़ा लोगों का उम्मीद है, इच्छाएं हैं। ये जरूर कांटों भरा ताजी विभाग है, इस बात से कोई इनकार नहीं है। बहुत इसमें मेहनत की, पेशेंस की आवश्यकता होती है, लेकिन आनंद वही है जहाँ कठिनाई हो, परेशानी हो, चैलेंज हो, और उस चैलेंज को स्वीकार करते हुए काम करने का आनंद अलग है। और मैंने भी चैलेंज स्वीकारा है और माननीय मुख्यमंत्री जी के लगातार उनके पहल से, उनके मार्गदर्शन में ये छत्तीसगढ़ में हम वैसा ही माहौल बनाने का पूरा अभियान चला चुके हैं जैसी प्रदेश की जनता चाहती है। गांव की चिकित्सा व्यवस्था को लेकर मैं जनकपुर से आता हूं मंत्री जी, और जनकपुर तो आप हमेशा जाते रहें। कई जगह ऐसी स्थिति है कि वहाँ 100-200 बेड के अस्पताल बन गए हैं प्रदेश में ही, लेकिन वहाँ डॉक्टर नहीं है। इसको लेकर लंबे समय से लड़ाई चल रही है, जैसा कि आपने भी स्वीकारा और मैंने भी कहा कि कांटों भरा ताज है। उसको लेकर एक बहुत बड़ी प्लानिंग की आवश्यकता होगी, मुझे लगता है कि उन अस्पतालों में डॉक्टर पहुँचें और लोगों को सुविधाएँ मिलें। उसके लिए अभी 1.5 साल के वक्त में आपने कुछ खास कार्य योजना बनाई हो कि जो दूर में बिल्डिंग तो बन गई है, लेकिन व्यवस्थाएं और डॉक्टर पहुंचे, इसके लिए आपने क्या रोड मैप बनाया है आपकी सरकार ने? देखिए, डॉक्टर को हम धरती का भगवान बोलते हैं। भगवान के बाद दूसरा जीवन बचाने वाला डॉक्टर ही होता है। और जैसे भगवान को प्राप्त करने के लिए हम लोग सारे यत्न करते हैं, और यदि भगवान फिर भी प्राप्ति नहीं हुआ तो मन की संतुष्टि के लिए उससे बड़ा मंदिर में, बड़ा धाम में जाते हैं। तो उसी प्रकार से हमने हर यत्न किया कि डॉक्टर्स हमारे रिमोट एरियाज तक उपलब्ध हो जाएं। हम पैकेज बढ़ाए, हम तत्काल NHM से कोई भी डॉक्टर अप्लाई करता है उसको 2-4 दिन में या तत्काल भी नियुक्ति ऑर्डर भी दे रहे हैं, उनको टॉपअप भी दे रहे हैं।
और जहाँ तक जैसा जनकपुर एक परफेक्ट उदाहरण है, उत्तर छत्तीसगढ़ का एमसीबी जिला का आखिरी हमारा बॉर्डर है, वहाँ के आगे मध्य प्रदेश भी लगता है और बाजू से उत्तर प्रदेश भी लगता है। वहाँ से ही भगवान राम जी का जो वनगमन है वो छत्तीसगढ़ में प्रवेश हुआ था और हरचौका एक जगह है और कई ऐतिहासिक और प्राकृतिक दृष्टि से जनकपुर बहुत सुंदर जगह है। और वहाँ अभी पहले से अभी जाएंगे तो हालात बहुत बेहतर हैं, स्वयं वहाँ डिलीवरी भी होने लगे हैं, ऑपरेशन भी होने लगे हैं और विगत 18-20 महीने में हमने 10 डॉक्टर भेजे होंगे, वो 10 डॉक्टर में 3 या 4 ही ज्वाइन कर पाए होंगे, लेकिन हम लगातार प्रयास कर रहे हैं और इन प्रयासों के बावजूद प्रदेश में स्पेशलिस्ट डॉक्टर जो नहीं मिल रहे हैं उसके लिए हम दूसरा उपाय भी कर रहे हैं। देखिए, मांग और आपूर्ति के नियम हम सब पढ़े हैं, अगर कहीं डिमांड ज़्यादा है, आपूर्ति कम है तो क्राइसिस होना तय है, और अगर कहीं मांग कम है और आपूर्ति ज़्यादा है तो फिर क्राइसिस ख़त्म होता है और कोई भी चीज़ इजी वे में मिलता है। इसलिए हम लोगों ने 5 मेडिकल कॉलेज, अभी तक 10 थे, सीधे 5 नए मेडिकल कॉलेज हमने शुरुआत किए हैं। 3 सुपर स्पेशलिटी नया शुरुआत कर रहे हैं जिसमें हमारे डीएम और एमसीएच लेवल के डॉक्टर मिलेंगे। हमारे पीजी सीटों में भी पिछले 18 महीनों में हम 50 से ऊपर सीटें बढ़ाए हैं और इस प्रकार से जब सारे मेडिकल कॉलेज चालू होंगे तो मुझे लगता है कि जो प्रमुख समस्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर तो हम बनाने में सक्षम हैं, बना भी रहे हैं, लेकिन जब तक उस मंदिर में भगवान न बैठें तो मंदिर का महत्व ही नहीं है। इसलिए उन सारे जगहों पर पर्याप्त डॉक्टर सुलभ हों। मैं जानता हूं मेरे कार्यकाल में ये समय नहीं आ पाएगा, लेकिन जब भी आएगा 5 साल बाद, 7 साल बाद, 10 साल बाद, तो छत्तीसगढ़ में डॉक्टरों की जो क्राइसिस है, जो डॉक्टर उपलब्ध नहीं हो पाते हैं, ये समस्या आने वाले समय में समाप्त हो जाएगी। ऐसा भी तो हो सकता है अगली सरकार बीजेपी की बने और फिर आप स्वास्थ्य मंत्री बने, ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि मेरे कार्यकाल में नहीं आएगा? अच्छी बात कहिए। देखिए, क्या है, मनुष्य को पद हो या जीवन हो, आप लोग डॉक्टर हैं, ज़्यादा जानेंगे। हम अभी बैठे हैं, कोई गारंटी नहीं कि शाम तक क्या स्थिति होगा। हर वो तो कुर्सी में बैठ के लोग गिर जा रहे हैं और नहीं बजे, उसको छोड़ दीजिए आप। इसलिए जो वर्तमान है उसको मानकर हम चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कार्यकाल अगर आप सब लोगों का, प्रदेश की जनता का, पार्टी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का, शीर्ष नेताओं का अगर रहा तो हमारे यहाँ तो जो जिम्मेदारी मिलती है वो करते हैं। लेकिन फिर भी मैं ये भविष्यवाणी कर रहा हूँ, जब भी चर्चा होगी मेरे को याद किया जाएगा, माननीय मुख्यमंत्री जी को याद किया जाएगा कि छत्तीसगढ़ में डॉक्टरों की समस्या दूर हुई। 8 नर्सिंग कॉलेज से हमने सीधे बढ़ाकर 20 कर दिया है, 12 नर्सिंग कॉलेज खोले हैं। फिजियोथेरेपी के एक सेंटर अभी तक हुआ करते थे, उसको फिजियोथेरेपी के कॉलेज 6 एक साथ खोल रहे हैं, 7 फिजियोथेरेपी खुल रहे हैं। मेंटल हॉस्पिटल की जब मैं वहाँ विधानसभा में घोषणा किया तो हमारे कई साथी मित्र हैं, विशेष रूप से हमारे विपक्ष के साथी काफ़ी हंसे। उसमें एक मनेंद्रगढ़ भी मेंटल हॉस्पिटल मैंने घोषणा किया तो बोले उधर ले जाओ, बोले उधर ज़्यादा पागल लोग हैं। तो मैं बोला, भैया मेंटल हॉस्पिटल में पागलों का ही इलाज नहीं होता। सेंद्री में जरूर 100 बेड का था, उसको हमने 200 कर दिया। एक मनेंद्रगढ़ और एक जगदलपुर में हम मेंटल हॉस्पिटल खोल रहे हैं। आज के समय में हर व्यक्ति को मेंटल ट्रीटमेंट की आवश्यकता है, क्योंकि परिवार का तनाव, काम का तनाव, आराम का तनाव, कई ऐसी चीज़ हैं जो हर व्यक्ति में आते हैं और स्वस्थ मन और मस्तिष्क के लिए मेंटल हॉस्पिटल की आवश्यकता है। तो उसको भी हमने 2 मेंटल हॉस्पिटल और एक सेंद्री का 100 से 200 बेड किए। हम आगे चलेंगे तो वेलनेस की ओर जाते हैं। जिसको कोई बीमारी नहीं, वो फिट रहना चाहता है, तो फिट कैसे रहें? दवे जी के दवाई से तो हो नहीं सकता है फिटनेस, वो बीमारी को ठीक कर सकते हैं। तो उसके लिए हमको नेचुरोपैथी की ओर जाना पड़ेगा। तो योग और नेचुरोपैथी का मैं बता दिया कि इतना अच्छा यहाँ पे 100 बेड का जो हॉस्पिटल और रिसर्च सेंटर खुल रहा है, देश में सिर्फ 3 जगह खुल रहे हैं। एक ओडिशा है, शायद एक तेलंगाना है और एक छत्तीसगढ़ है। तो छत्तीसगढ़ में भी हमको माननीय प्रधानमंत्री जी ने दे दिया है। एनआईटी के सामने में जो हमारा आयुर्वेद का 10 एकड़ का ज़मीन है, आप लोग अधिकांश लोग देखे होंगे, जो बाउंड्री करके रखा है, उसी में हम योग और नेचुरोपैथी के 100 बेड का हॉस्पिटल और रिसर्च सेंटर चालू करेंगे, ताकि लोगों को जिंदल और अन्य बड़े संस्थानों में जाकर इलाज जो कराते हैं, उसका आराम जो लेते हैं, वैसी सुविधाएं मिलेंगी। उसके साथ साथ स्टेट बजट से भी ज्ञानंद जी हम 4 योग और नेचुरोपैथी के
10 बेड के हॉस्पिटल शुरुआत में अभी खोलने जा रहे हैं, ताकि एक नया लोगों को ये मिल सके। एवरेज आयु बढ़ रहा है, हर आदमी, पहले मान के चलते थे, पहले कितना था एवरेज आयु, कितना था सिरोही मैडम? पहले 50 के आसपास था, अब 70 तक हो गया। मैं इसलिए आपसे पूछा क्योंकि आप लोग सर्टिफाइड लोग हैं, मैं बोल दूंगा तो बोलेंगे अरे तो नेताजी कुछ भी बोल रहे हैं। तो आज 70 साल की एवरेज आयु हो गई, और मैं तो ये मानता हूं कि 75 हो गया होगा, ऐसा लगता है, जो अंदाज लग रहा है। तो आखिरी में 70 साल के बाद दवा भी काम करना बंद कर देता है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि फिजियोथेरेपी बहुत कारगर होगा। इसलिए हम लोगों ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, एक फिजियोथेरेपी कॉलेज से सीधा 6 और बढ़ाने का निर्णय लिया है, ताकि लोगों को जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में न केवल बीमारियों के इलाज हो, बाकी वेलनेस और फिटनेस की ओर भी हम जा सकें। निश्चित तौर पर गांव से हम लोगों ने शुरू किया था सवाल जवाब का सिलसिला, गांव से हम लोग कार्य योजना में आए और फिर डॉक्टर कैसे बढ़ें इस तक तो मंत्री जी ने बता दिया। लेकिन आपको उम्मीद थी कि 1.5 साल भी नहीं होगा और इतना बड़ा बम फोड़ देंगे कि आयुष्मान भारत से हम इलाज ही नहीं करेंगे भाई, और संगठन बैठ जाएगा और कह देगा नहीं भाई हम नहीं करेंगे इलाज। और ये तो, हालांकि आप उसमें मास्टर स्ट्रोक आपने खेला, उस खबर को हमने दिखाया था कि आपने कहा कि नहीं 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 1 तारीख से पहले हम बहुत पैसा देने वाले हैं, 375 करोड़ रुपया दे देंगे। तो आप लोग जब चुनाव में आते हैं तो कहते हैं डबल इंजन की सरकार बनाइए। अब छत्तीसगढ़ की जनता ने ट्रिपल इंजन की सरकार बना दी, बोले नहीं नगरीय निकाय में भी भारतीय जनता पार्टी ले लीजिए। तो अब आयुष्मान भारत जो है, इस पर हम लोग थोड़ा 2-3 सवाल करेंगे, ताकि जो डाउट है वो भी क्लियर हो, और जो डॉक्टर्स हैं, जिनके हॉस्पिटल्स हैं, उनकी भी चिंता जो है थोड़ा सा कम हो। तो इस पर कुछ समाधान की तरफ हम लोग निकल के बढ़ेंगे। देखिए बहुत सारी मुस्कुराहट आ गई, मुझे बहुत दुआ मिल रही होगी, प्रार्थना आशीर्वाद मिल रहा होगा, तो आप भी लेकर जाइए। तो ऐसी स्थिति क्यों बनती है कि 400 करोड़ रुपए पेंडिंग हो जाता है मंत्री जी? सबसे पहले तो मैं भी अच्छी बात कर लेता हूँ। हमारे सभी हॉस्पिटल के संचालक और डॉक्टर्स हैं, आपके माध्यम से मैं सबको बधाई देना चाहता हूँ कि हम देश में केसलेस इलाज में छत्तीसगढ़ हमारा पहला स्थान प्राप्त किया है। ताली बजाइए भाई। और इसका श्रेय आप लोगों को ही जाता है कि आप लोगों ने बड़े लगन, मेहनत, सेवा भाव से आयुष्मान को स्वीकार किया है, और उसका आप लोग देश के अव्वल स्थान प्राप्त लाने में आप लोगों का योगदान है। दूसरा, जो आप 500 करोड़ भुगतान की बात कर रहे हैं, 400-500, तो मैं बताना चाहूँगा, सामने बैठे डॉक्टर साहब लोग हैं और स्क्रीन में चल रहा है, मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ की आधी आबादी देख भी रही होगी। जब हम लोग आए तो सरकारी और प्राइवेट मिला के 1400 करोड़ रुपए की देनदारी थी। 1400 करोड़ रुपए बकाया था जब हम आए तो 1400 करोड़ के कर्ज में आयुष्मान को उठाकर लाए। अब इतना अल्प समय में हम लोगों ने देना भी प्रारंभ किया। बीच बीच में हमारे हॉस्पिटल संचालक डॉक्टर साथी हमको डराते भी रहते हैं, बंद कर देंगे इलाज। डर जाते हैं फिर आप लोग? डरना तो पड़ता है। अरे सरकार डरेगी तो फिर कैसे चलेगा भाई? हॉस्पिटल से डर नहीं है, क्योंकि अगर इलाज प्रभावित हुआ तो जनता का नुकसान होगा, और हमारी वजह से अगर एक भी जान गई तो सरकार में बैठे रहने क्या फायदा है, इसकी डर रहती है। इसलिए जनहित का डर है, ये जनहित का डर है। मैं इसको ठीक शब्द नहीं, बिल्कुल जनहित का डर है। ठीक। तो पिछला 1400 करोड़ बकाया में हम लोगों ने इन 1 सालों में, मैं कहूँगा 18 महीना तो नहीं कहूँगा, 31 मार्च 2025 की स्थिति में पूरा प्राइवेट हॉस्पिटलों को हमने जीरो कर दिया। कोई बकाया नहीं। ठीक है, अभी बोलेंगे बकाया है, दवे साहब भी बोलेंगे उन्होंने कंप्लेन किया है। तो कुछ ऐसे हैं जो ऑडिट में फंस गए हैं, कुछ ऐसे हैं। 1400 करोड़ रुपए का भुगतान कर दिया आपने? 1400 पिछला और इधला अभी का 2500 करोड़ रुपए हमने साल भर में किया भुगतान। अच्छा। 2500 करोड़। तो ये तो ताली वाला मामला है सर। अगर 2500 करोड़ रुपए 1 साल में भुगतान हुआ है तो फिर ये तो ताली भी बजवाऊंगा, ऐसा नहीं? बिल्कुल। इसके बाद उस असल में 4 महीने जो लेट हुआ उसको मैं बड़े सरल शब्दों में बता रहा हूँ। हमारा जो पिछला बैलेंस था, आखिरी अनुपूरक जब मेन बजट के साथ आता है मार्च आखिरी में, उसमें आता है, और उसको डिस्पर्स होते होते वित्त की प्रक्रियाओं में 1-8 महीने के आसपास लग भी जाते हैं। नेचुरल सी प्रक्रिया है, कभी कभी 15 दिन में भी हो जाता है।
तो जैसे मान लो 15 दिन में हुआ होगा तो अप्रैल में तो एक आध हफ्ता वो नॉन क्लोजिंग बैंक वैंक सब दुनिया भर रहता है, वो लेते देते अप्रैल ख़त्म हो गया। मई से हमने चालू किया पेमेंट इनका भी, और हमारे सरकारी का भी हमने जीरो किया। ऐसा नहीं कि उनको हम कर्ज लेके बैठे हैं, हमारे सरकारी का। बड़े संस्थान जैसे एम्स है, एम्स को 50 करोड़ से ऊपर दिए होंगे, मेकाहारा को 50 करोड़ से ऊपर दिए होंगे, और CSC, PSC, DH ऐसे 800-900 करोड़ रुपया भुगतान हमारे प्राइवेट का भी उस 2500 में किए, सरकारी का भी किए। तो इस लिहाज से पेमेंट करते करते मई, जून, जुलाई 3 महीना लग गया, क्योंकि एक दिन में हम ज़्यादा से ज़्यादा 20 करोड़ 25 करोड़ तक ही डाल पाते हैं एवरेज में। कभी 40 भी डाल दिए तो कभी 10 करोड़ ही डलता है। कई बार सर्वर नहीं है, कई बार लिंक नहीं है, कई बार ज़्यादा काम हो गया, आदमी तो हैं। तो इस दृष्टि से ये जुलाई पहुंच गया, और जुलाई के बाद हमने वित्त से मांगा। वित्त विभाग ने कोई देरी नहीं की, हमारे ओर से ही मांगने में देरी हुई, क्योंकि जब तक हम पूरा भुगतान नहीं करते तो उस पैसे को सरेंडर करना पड़ता, फिर पिछला बकाया रह जाता, इसलिए उसमें प्रक्रियाओं में देरी हुई। और जब हमारे डॉक्टर साथी लोग बोले कि भाई हम 1 सितंबर से इलाज नहीं कर पाएंगे, तो मैंने बाकायदे दावे से कहा था इस बात को कि हम 1 तारीख से पहले पैसा देंगे, उसकी नौबत ही नहीं आएगी। 375 करोड़ हमको स्टेट से भी मिल गया, और 112 करोड़ जो भारत सरकार से है वो भी पैसा आ गया होगा, या 1-2 दिन में आ जाएगा। अभी भुगतान चल ही रहा है 375 करोड़ का। तो ये जुलाई तक का सभी हमारे डॉक्टर साथी का जो भुगतान योग्य हमको दिखता है, जिसमें कोई ऑडिट नहीं, कोई और दिक्कत नहीं, कोई ऑब्जेक्शन नहीं, जो सरल रूप से कर सकते हैं, वो सारे भुगतान हम कर देंगे जुलाई तक का। और ये प्रक्रिया बराबर चलेगी, और हम कोशिश करेंगे कि जैसे सैलरी हर महीने मिलती है वैसा ही हर महीने हो जाए। कुछ हिसाब किताब को लेकर इनको दिक्कत है हमारे हॉस्पिटल के हमारे साथियों को, डॉक्टरों को, तो आपके माध्यम से पूरे प्रदेश भर के जितने भी आयुष्मान से हमारे हॉस्पिटल चल रहे हैं या जो नहीं भी चला रहे हैं, और साथ ही डेंटल वालों को भी हमने आमंत्रित किया है, आयुष को भी कहा है कि आप लोग भी आइए। जो NHA की टीम है जो भारत सरकार की, वो सोमवार को आ रही है, हमारे सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी होंगे, उनके बीच अपनी बात को रखिए, जो पैकेज को लेकर, पेमेंट को लेकर, व्यवस्थाओं को लेकर, उसकी ब्लॉकिंग को लेकर, उसका ऑडिट को लेकर, उसका पेमेंट को लेकर, उसकी बिल को लेकर, पूरी बातों को आप लोग रखिए। और उसके बाद जो भी निष्कर्ष आएगा, जहाँ पे गतिरोध होगा, मैं स्वयं जो है आप लोगों के प्रतिनिधि मंडल और हमारे अधिकारियों के साथ बैठेंगे हम, और जो भी हो सकता है छत्तीसगढ़ के लोगों की भलाई के लिए, उनके इलाज के लिए, कि आयुष्मान पूरी तरह से कैशलेस हो सके, उसमें 1 रुपया भी ना लगे, तो ऐसा हम करने की दिशा में आगे और बढ़ेंगे, ताकि एक माइलस्टोन ये साबित हो सके। क्योंकि छत्तीसगढ़ को मेडिकल टूरिज्म का हब बनाना है, तो जब हब बनाना है तो हब जैसा हमको काम भी करना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ में लोग दूर से सुनकर आएँ। आपको बताते हुए मुझे बहुत खुशी है कि एक आंकड़ा मैं निकलवा रहा था, तो अभी लोग जो चेन्नई, बेल्लूर, बेंगलोर और बाहर जाते थे, वो लगभग 75% तक गिरावट आ गया है। मात्र 25% लोग ही यहाँ से जा रहे हैं, और लगभग बाहर से भी जो आते थे, पहले 5% आते होंगे, तो आज उसके जगह में 5 गुना बढ़ गए हैं आने वाली। और हमारे डॉक्टर साहब लोगों के पास रिकॉर्ड रहता होगा, दवे साहब हैं, भावना सिरोही जी हैं, और सभी संस्था के डॉक्टर हैं हमारे, तो MMI वाले भी बैठे हुए हैं हमारे। तो आप लोगों का डाटा स्पष्ट बोल रहा होगा कि बाहर से भी लोग आ रहे हैं, और इसीलिए नया रायपुर में 5,000 बेड का मेडिसिटी बना रहे हैं, और आप लोगों को भी आमंत्रित करते हैं, आइए, हम उसमें सब्सिडी भी देंगे, आपको ज़मीन भी देंगे। अच्छा, रोक रहा हूँ, माफ़ी चाहिए। सब्सिडी से ध्यान आया मुझे कि अभी बस्तर में क्या कनेक्ट था, कोई कनेक्ट था, कार्यक्रम था, अभी मुख्यमंत्री जी गए थे, बस इन्वेस्टर्स मीट था। इन्वेस्टर्स मीट था। हॉस्पिटल्स, मैंने वहाँ अखबार में पढ़ा है कि 550 करोड़ और 500 करोड़ के हॉस्पिटल्स बस्तर में बनने वाले हैं। तो मैं अब आयुष्मान हो गया, आयुष्मान में एक ही सवाल में आपको तो भाई अभ्यस्त हैं आप, एक ही सवाल में सब जवाब दे दिए। एक माइक की व्यवस्था करिएगा, हमारे जो डॉक्टर साहब बैठे हैं, हम थोड़ा सा परंपरा की एक नई शुरुआत करेंगे कि मैं ही सवाल क्यों करूं, आप लोग भी सवाल करिए। मंत्री जी बड़े विनम्र हैं और बहुत अच्छा जवाब देते हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि जैसे सरकारी अस्पताल के लिए आपने कहा कि हम खूब कोशिश कर रहे हैं, प्राइवेट अस्पतालों के लिए भी आप लोगों के पास सब्सिडी से मेरे जहन में आया कि प्राइवेट अस्पताल भी, कई बार मैं बड़े बड़े डॉक्टरों के पास बैठता हूं तो वो मुझे कहते हैं कि यार तुमको लगता है कि बहुत पैसा आता है,
तुम समझते नहीं हो यहाँ बिजली का खर्च कितना है, बेड का खर्च कितना है, ऑक्सीजन का खर्च कितना है, इतना खर्च होता है। लेकिन तब भी देखता हूं मैं कि ऑपरेशन 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख का होता है। तो क्या कोई मानक, कोई स्टैंडर्ड, मतलब आखिर पेच कहाँ है? क्या प्राइवेट अस्पताल वाले सच में बहुत परेशान हैं, उनको भी कुछ राहत देने की व्यवस्था आपकी सरकार कर रही है कि भाई चलिए ये छूट हमने आपको दे दिया, इसमें आप थोड़ा बचा लीजिए, ऐसा कुछ प्रावधान प्राइवेट सेक्टर के लिए? ज्ञानेंद्र जी, कुछ नहीं, बहुत कुछ। केवल बस्तर ही नहीं, चाहे वो सरगुजा हो चाहे रायपुर हो, हम जो है औद्योगिक नीति के तहत जो छूट, और छूट का जो स्लैब है रायपुर में कम होगा, लेकिन वो जैसे जैसे रिमोट एरिया में बढ़ेंगे बढ़ता जाएगा। तो मुझे लगता है कि 35% से लेकर या 40% से लेकर 60% तक का जो सब्सिडी है, 55% तक का है, मोटी मोटा 45 से 55% तक की छूट, उसमें महिला को 10% एक्स्ट्रा है, ST SC को 10% एक्स्ट्रा है। तो ऐसे 45 से 55% जो लागत मूल्य है, अगर कोई 1000 करोड़ का हॉस्पिटल बनाता है तो उसको हम 400 से 500, 550 करोड़ तक उसके मूलधन में छूट दे देंगे। उसका जो अगर 100 रुपया ब्याज लग रहा है तो उसमें लगभग क्राइटेरिया है 50 से लेकर 75% तक ब्याज में छूट दे रहे हैं। उसकी जो एक बिजली में इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी होती है, उस ड्यूटी को हम पूरी तरह माफ़ कर रहे हैं। जो GST है उसमें भी कुछ छूट देने का प्रावधान है। उसी के साथ साथ जो ज़मीनें खरीदेंगे, उसकी ज़मीन में जो स्टाम्प शुल्क लगेगा वो भी लगभग निःशुल्क है, मतलब नॉमिनल 500 या 1000 रुपये के स्टाम्प लगाकर वो इनको रजिस्ट्री हो जाएगा। उसी प्रकार से बैंक आजकल हॉस्पिटल भी चलाते हैं, तो ऐसा नहीं है, लंबे लोन लेना पड़ता है। कल ही गया था बालाजी में, तो बता रहे थे 200-300 करोड़ का लोन हो गया है। तो मैं बोला ठीक है, अब नया और डालो, नया पैकेज में देंगे। उनका कॉलेज का 100 सीट बढ़ भी गया कल, तो मैं मरीज देखने गया था। तो ऐसे डॉक्टर लोग लेते हैं, तो जो लोन लेते हैं उसमें भी स्टाम्प ड्यूटी लगता है, तो उसका कई लाख रुपए का स्टाम्प ड्यूटी हो जाता है। 500 करोड़ लोन लिए तो मुझे लगता है कि 1 करोड़ से ऊपर का स्टाम्प ड्यूटी लग जाएगा, तो बल्कि ज़्यादा का लगेगा, तो उसको भी हमने छूट कर दिया है। तो ऐसे तमाम जो है फैसिलिटीज जो उद्योग लगाने के लिए लोगों को मिलता था, वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने हेल्थ सेक्टर में दे दिया है, और उसके लिए मैं उनका धन्यवाद भी करता हूँ। और एक बहुत ही अच्छा छत्तीसगढ़ के ग्रोथ के लिए, जिसे बस्तर में 1000 करोड़ काफ़ी बता रहे हैं, मैं तो समाचार देख भी नहीं पाया, उस कार्यक्रम में गया भी नहीं था। तो अगर 500-500 के 550 के 2 हॉस्पिटल आ गए तो कितना विकास होगा। केवल इलाज ही नहीं होगा, वहाँ के स्थानीय हजारों लोगों को रोजगार भी मिलेगा और लोग स्वरोजगार से बढ़ेंगे। वहाँ का डेवलपमेंट होगा। जो इलाज कराने आएंगे वो लोग होटल में रुकेंगे, होटल में खाना खाएंगे, कपड़े खरीदेंगे, किराना खरीदेंगे, सब्जी खरीदेंगे, टेम्पू में चढ़ेंगे, रिक्शा में चढ़ेंगे, गाड़ी में चढ़ेंगे। तो उससे पूरे जो एक सेक्टर का रोजगार का नया सृजन होगा। इसलिए हम उसको औद्योगिक नीति में लेकर हॉस्पिटल को पूरी छूट दे रहे हैं जो एक उद्योग को देते हैं।